कश्मीर इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। श्रीनगर शहर दिन के वक्त भी सुनसान पड़ा है। कर्फ्यू की वजह से किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। भारतीय फौजी शहर में गश्त लगा रहे हैं। उन्हें किसी भी कश्मीरी को सड़क या गली कूचे में देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। कश्मीरी मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। नौजवान कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को चुन चुन कर गोली का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें शहीद किया जा रहा है, मगर ये आग दबाने से और भड़क रही है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हुर्रियत परस्त है। वो इस्लाम के नाम पर कुफ्फार से मुकाबले के लिए, भारतीय जबरो इस्तबदाद से निजात हासिल करने के लिए सर पर कफन बांध कर मैदान जिहाद में निकल आया है। कश्मीरी मुजाहिद जान हथेली पर रखकर भारतीय फौजी चौकियों पर कमांडो अटैक कर रहे हैं। डोगरा फौज के एमुनिशन डिपो उड़ाए जा रहे हैं। बानिहाल वाली वाहिद भारतीय फौजी सप्लाई लाइन पर हमले किए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत बौखला गई है। मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉय इंडियन डिवीजन और ब्रिगेडों को कश्मीर पर जुल्म तोड़ने का खुला हुक्म दे दिया गया है। कश्मीर जल रहा है, चनारों में आग लगी है, मगर मुसलमान कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के दिलों में जज्बा इस्लाम और आजादी का शोला चनारों की आग के शोलों से भी ज्यादा बुलंद, ज्यादा ताबनाक है। भारतीय फौजियों में ज्यादा तादाद हिंदू, डोगरों और मराठा रेजिमेंट की है। सिख फौजियों ने मुसलमानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया है, इसीलिए मकबूजा कश्मीर में कोई सिख ब्रिगेड या बटालियन मौजूद नहीं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत आबाद चली आ रही है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर के राजे की मिलीभगत से कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कश्मीर के मुसलमान अपनी आजादी, काफिरों की हुकूमत से निजात और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद कर रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिद भारतीय फौजियों से असलहा छीन कर उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान समेत किसी मुल्क से किसी किस्म की फौजी या माली मदद नहीं मिल रही। वो अपने वसाइल, अपने जज्बा आजादी के साथ भारतीय इस्तबदाद का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को सिर्फ इखलाकी मदद दे रहा है और उन्हें सिर्फ उसी मदद की जरूरत है। श्रीनगर में कर्फ्यू लगा है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। शहर के गली कूचे, बाजार खाली खाली हैं। कभी कभी कोई भारतीय फौजी ट्रक गुजर जाता है जिसमें डोगरा सिपाही राइफलें ताने खड़े नजर आते हैं। श्रीनगर की झील डल में हांजियों के शिकारी किनारे किनारे लगे खड़े हैं। जब से कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की तहरीक ने जोर पकड़ा है, दुनिया भर के सयाहों ने मकबूजा कश्मीर का रुख करना छोड़ दिया है। झील डल की सतह पर कोई शिकार नहीं तैर रहा। श्रीनगर का अमीरा कद्दल पुल भी वीरान वीरान है। पुल की दोनों जानिब भारतीय फौजी चौकियां हैं जहां मशीन गन्नें लगी हुई हैं। पुल के दरमियान भी 2 मराठा फौजी चल फिर कर पहरा दे रहे हैं। श्रीनगर के शुमाल जुनूब में जो छोटी सी पक्की सड़क गुलमर्ग को जाती है, वहां से गुलमर्ग की बर्फपोश पहाड़ियां बड़ी करीब दिखाई देती हैं। कश्मीर में मौसम बहार गुजर चुका है और मौसम खिजां की आमद है, यानी सर्दी और बर्फबारियां शुरू होने वाली हैं। मौसम सर्द होता जा रहा है। चनारों ने अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर दिए हैं। रात को बेबरगोबार दरख्तों में सर्द हवा के थपेड़े चलते हैं। इसी सड़क के दोनों जानिब चनार के दरख्तों की कतारें दूर पहाड़ियों के दामन तक चली गई हैं। श्रीनगर से निकलते ही उस सड़क के बाएं जानिब जगह जगह सड़क की ढलान पर लकड़ी के मकान बने हुए हैं। इन मकानों के पीछे एक छोटा सा पहाड़ी नाला बहता है। इस नाले में जहाँ चनार के घने दरख्त की शाखें नाले के शफाफ पानी पर झुकी हुई हैं, वहाँ ऊपर पत्थरों की एक टेरेस पर कश्मीरी हुर्रियत परस्त गुलमीर का पुराना मकान है। लकड़ी की दीवारें, लकड़ी की पुरानी छत जिस पर साग और सुर्ख मिर्चें गुलमीर की बूढ़ी माँ और नौजवान बहन जैनी ने सुखाने के लिए डाल रखी हैं। गुलमीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसका दिल भी दूसरे कश्मीरी नौजवानों की तरह इस्लाम और आजादी कश्मीर के नाम पर धड़कता है। उसका ताल्लुक कश्मीर की एक खुफिया मज़ाहमती जमात से है। ये कश्मीरी नौजवान आजादी वतन के मतवाले हैं। इनके सीने इस्लाम और आजादी कश्मीर के जज्बों से मामूर हैं। इनमें से सब ने कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है। इनका मुकद्दस मिशन कश्मीर की सरजमीन से भारतीय जुल्म इस्तबदाद के नामो निशान को मिटाकर कश्मीर को आजाद कराना है। ये हमलावर भारतीय फौजियों के ठिकानों पर रातों को छुप कर कमांडो अटैक करते हैं। उनके एमुनिशन और पेट्रोल डिपो उड़ाते हैं। इस मुकद्दस मिशन में उस कमांडो पार्टी के कई कश्मीरी जवान शहीद हो चुके हैं। इनमें से कोई शहीद होता है तो दूसरा मुजाहिद उसकी जगह आन लेता है। श्रीनगर का शहर सुनसान है। कर्फ्यू लगा हुआ है। उस वक्त गुलमर्ग जाने वाली पक्की सड़क से थोड़े फासले पर ढलान में पहाड़ी नाले पर गुलमीर के पुराने घर में भी खामोशी है। गुलमीर का बाप चौलानी में एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा है। गुलमीर की वालिदा कोने में जाजिम पर बैठी पुरानी शाल की मरम्मत कर रही है।
गुलमीर की छोटी बहन जैनी सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास खड़ी है। वो खिड़की का थोड़ा सा पट खोले सड़क पर देख रही है। ये ड्यूटी जैनी के कमांडो भाई गुलमीर ने लगाई है ताकि अगर कोई भारतीय फौजी जीप या ट्रक उस तरफ आता नजर आए तो वो फौरन इत्तला कर दे। उस वक्त मकान के नीचे एक छोटे से तहखाने में लकड़ी के खोखे पर मोमबत्ती रोशन है। उसकी रोशनी में कागज का टुकड़ा सामने रखे कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो गुलमीर और उसका कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो साथी असद भट्ट एक दूसरे के आमने सामने दर्री पर बैठे कागज पर बनी हुई आड़ी तिरछी लकीरों को गौर से देख रहे हैं। दोनों जवान गोरे चिट्टे जवान हैं। गुलमीर की छोटी छोटी मूछें हैं। असद ने छोटी दाढ़ी रखी हुई है। वो पुरानी गर्म जैकेटों में मलबूस हैं। गर्दनों में गर्म मफलर लपेट रखे हैं क्योंकि तहखाने में खासी सर्दी है। इतने में तहखाने में उतरने वाली लकड़ी की सीढ़ी वाले दरवाजे पर खास किस्म की दस्तक होती है। असद भट्ट इशारा करता है। गुलमीर उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर गुलमीर की बहन जैनी हाथ में अखरोट की लकड़ी का पुराना ट्रे लिए खड़ी है जिसमें 2 प्यालियां और छोटा समावर रखा हुआ है। गुलमीर ट्रे पकड़कर उससे पूछता है बाहर क्या पोजीशन है। जैनी इत्मीनान से कहती है सब ठीक है, अभी तक कोई इंडियन ट्रक वगैरह दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तुम होशियार रहना। गुलमीर जैनी को रुखसत करता है। दरवाजे की कुंडी चढ़ाता है। अपने साथी कमांडो असद भट्ट के पास ट्रे रखकर समावार में से गर्म गर्म कश्मीरी चाय निकाल कर प्यालियों में डालता है। असद भट्ट खोखे पर रखे कागज को तह करके वर्दी के नीचे छुपा देता है और चाय की प्याली हाथ में थामते हुए कहता है हमारी इत्तला के मुताबिक 7वीं डोगरा ब्रिगेड के 13 ट्रक एमुनिशन लेकर आ रहे हैं। इनमें मार्टर तोपें और गोला बारूद लदा हुआ है। ये सारा एमुनिशन आजादी कश्मीर के जांबाजों को कुचलने के लिए श्रीनगर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। गुलमीर ने चाय के चंद घूंट भरने के बाद प्याली खोखे पर रोशन मोमबत्ती के पास रख दी और अपने घुटनों को बाजुओं के हल्के में लेते हुए बोला इनमें से एक भी ट्रक श्रीनगर नहीं पहुंचना चाहिए। असद भट्ट ने कहा यह काम आसान नहीं है। पहाड़ी सड़क पर ट्रक फासला रखकर चल रहे होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा 2-4 ट्रक ही तबाह कर सकेंगे। कमांडो गुलमीर सोच में पड़ गया। असद भट्ट खामोशी से चाय पीता रहा। गुलमीर ने भी सब्ज चाय की प्याली अपने हाथ में पकड़ ली और चाय का घूंट भरने के बाद बोला हमारे दूसरे हुर्रियत परस्त साथी बारामूला की तरफ अपने मिशन पर गए हुए हैं। अगर इनमें से 2-4 भी हमारे साथ होते तो हम डोगरा फौज के 13 ट्रक तबाह कर सकते थे। असद भट्ट ने कहा अगर हम पहाड़ी सड़क पर बारूदी सुरंगें भी लगा दें तब भी 2-1 अगले ट्रक ही तबाह होंगे। उनके धमाके से उड़ने के बाद भारतीय कमांडो कैनवॉय को रोक देगा और सड़क की अगली बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया जाएगा। गुलमीर समावार में से मजीद चाय अपनी प्याली में उंडेलने लगा। अगर ये एमुनिशन और मार्टर तोपों से लदे हुए ट्रक श्रीनगर पहुंच गए तो इनके गोलों से न जाने कितने निहत्ते कश्मीरी मुसलमान शहीद हो जाएंगे। कितने कश्मीरी मुसलमानों के घर जलकर राख हो जाएंगे। भारतीय फौजी तो अमन पसंद मुसलमान शहरियों के घरों पर भी मार्टर गोलों से फायर करते हैं। उस वक्त वादी कश्मीर के हर कस्बे हर शहर में मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। असद भट्ट ने कुछ सोचने के बाद कहा एक तरकीब हो सकती है। गुलमीर ने अपनी नजरें असद भट्ट के चेहरे पर जमा दी। क्या? असद भट्ट ने प्याली दरी पर रख दी और बोला हमारी इत्तला के मुताबिक 7वीं डोगरा फौज के इन 13 ट्रकों का कैनवॉय श्रीनगर की वादी में दाखिल होने के बाद काजी कुंड के पहाड़ी चश्मों पर कुछ देर के लिए रुकेगा। वहाँ डोगरा MT रेजिमेंट के सिपाही चाय वगैरह पीकर ताजा दम होंगे। ये हमारे आदमियों ने हमें पक्की इत्तला दी है कि ये इंडियन मिलिट्री कैनवॉय काजी कुंड के चश्मों पर जरूर रुकेगा। गुलमीर ने बेनियाजी से पूछा वहाँ पर क्या कर सकते हैं? असद भट्ट की आंखों में खासी चमक थी। वो जरा सा झुक कर बोला गुलमीर अगर हम किसी से काजी कुंड में इन ट्रकों में नंबर 3 टाइम बम लगाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हम 13 के 13 फौजी ट्रकों को एक साथ धमाके से उड़ा सकते हैं। अब गुलमीर की आंखें भी चमक उठी थी। पहली बार सुनने पर उसे ये तरकीब बेहद पसंद आई थी। फिर उसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार नमूदार हुए। वो गहरा सांस भरकर बोला लेकिन ये काम हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? फिर किसी सिविलियन को इन ट्रकों के पास आने की इजाजत नहीं होगी। डोगरा फौज का सख्त पहरा होगा। जरा सा शक पड़ने पर ये डोगरे किसी भी कश्मीरी को गोलियों से भून कर रख देंगे। मरने की तो हमें कोई परवाह नहीं। इस्लाम और आजादी कश्मीर पर हम 1 लाख बार जान कुर्बान कर दें, मगर मुश्किल ये है कि हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। असद भट्ट बोला मैं सोचता हूँ कि काजी कुंड में कादरी चाय वाला हमारी मदद कर सकता है। गुलमीर असद भट्ट का मुंह तकने लगा। वो तो चाय की दुकान करता है, वो हमारी क्या मदद करेगा? असद भट्ट मुस्कुराया। शायद हमें याद नहीं रहा कि बानिहाल से जो लारी ट्रक काजी कुंड आता है वहाँ इन ट्रकों और लारियों के गर्म टायरों को चश्मे के पानी से ठंडा किया जाता है। रेडिएटरों में ताज़ा पानी डाला जाता है और ये काम कादरी के नौकर करते हैं जो हर लारी वाले से 5 रुपया मजदूरी वसूल करते हैं। गुलमीर ने मोमबत्ती की पिघलती हुई मोम को एक तरफ हटाते हुए कहा मैं अभी तक तुम्हारी बात को पूरी तरह समझ नहीं सका।
असद बट पहलू बदल कर बोला, कादरी के जो मुलाजिम लड़के ट्रकों लारियों के टायर धोते हैं, गर्म रेडिएटरों में ठंडा पानी डालते हैं, उनमें से हम दोनों भी भेस बदल कर शरीक हो सकते हैं। अब गुलमीर की आंखों में चमक उभरी। वो चंद सेकंड के लिए असद बट को तकता रहा। असद बट ने मुस्कुरा कर पूछा, मेरा ख्याल है अब तुम मेरी स्कीम समझ गए हो। गुलमीर ने दरी के नीचे से तह किया हुआ कागज का टुकड़ा निकाला, उसे खोखे पर मोमबत्ती की रोशनी में बिछाया और गौर से देखते हुए बोला, डोगरा कैनवॉय काजी कुंड कब पहुंचेगा? असद बट ने कागज पर एक उंगली रख दी जहां एक गोल निशान बना हुआ था। ये काजी कुंड के पहाड़ी चश्मों का मकाम है। मेरी इत्तला के मुताबिक परसों शाम 4 बजे डोगरा फौज का ये मिलिट्री कैनवॉय काजी कुंड पहुंच रहा है। वो कल शाम जम्मू से रवाना होने वाला है। कमांडो गुलमीर ने कागज तह करके दरी के नीचे उसी तरह छुपा दिया। सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे पर जैनी ने दस्तक दी। गुलमीर लपक कर दरवाजे पर गया। क्या बात है जैनी? गुलमीर ने जैनी की खुफिया दस्तक को पहचान लिया था। जैनी ने बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से जवाब दिया, एक फौजी जीप आ रही है। ये सुनते ही असद बट ने मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी। समावार प्यालियां ट्रे में रखी और दोनों तहखाने से निकल आए। गुलमीर का बूढ़ा बाप इसी तरह कोने में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने अपने बेटे की तरफ एक पल के लिए निगाह उठाई और कश्मीरी में बोला, हो सकता है ये भारतीय फौजी घर की तलाशी लेने आए हों, सोच समझ कर वार करना। गुलमीर की वालिदा भी गुलमीर को तक रही थी। उसकी आंखों में कुछ कुछ खून सा छा रहा था। फौजी जीप की आवाज करीब आ रही थी। असद ने कहा, किसी ने मुखबरी न कर दी हो। गुलमीर खिड़की की दर्ज में से बाहर देख रहा था जहां से उसे भारतीय फौजी जीप अपने मकान की तरफ आती नजर आ रही थी। उसने जल्दी से कहा, फौरन हाइड आउट में छुप जाओ। उसके साथ ही दोनों कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो लपक कर मकान के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़े और चबूतरों के नीचे झाड़ियों में कूद गए। पहाड़ी नाले के ऊपर जहां चनार का घना दरख्त था, उसके खोखले तने में उन्होंने एक खुफिया जगह बना रखी थी जहां 2 भरे हुए पिस्तौल, 2 कमांडो चाकू और 4 दस्ती बम हर वक्त मौजूद रहते थे। दोनों झाड़ियों में से तेजी से गुजरते हुए दरख्त के तने के अंदर बने हुए खुफिया ठिकाने में आकर छुप गए। जहां एक जगह 2 गोल सुराख बना दिए गए थे जहां से मकान का सदर दरवाजा और चबूतरे वाला आंगन साफ नजर आता था। दोनों कश्मीरी कमांडो इन सुराखों के साथ आंखें लगाकर बैठ गए। उसके साथ ही एक इंडियन मिलिट्री जीप सब्जियों तरकारियों वाली बाड़ का चक्कर घूमकर मकान के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। गुलमीर ने आहिस्ता से कहा, असद बट जरूर ये हमारी तलाश में आए हैं, किसी ने मुखबरी कर दी है। असद बट ने भरा हुआ एक पिस्तौल गुलमीर को थमा दिया और दूसरा पिस्तौल अपने हाथ में थाम लिया। ये 4 फौजी हैं। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। फौजी जीप में मरट्टा रेजिमेंट के 4 फौजी सवार थे। उनमें से 3 लांस नायक थे और एक सूबेदार मेजर था। चारों के रंग काले थे क्योंकि वो भारत के सूबा महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सूबेदार मेजर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर था और जरा उधेड़ उम्र का था। एक फौजी जीप के पास ही खड़ा रहा। बाकी तीनों फौजी गुलमीर के मकान के आंगन में आ गए। उनको देखकर गुलमीर का बाप और माँ बाहर आ गए थे। जैनी को उन्होंने गुस्ल खाने में भेज दिया। मरट्टा सूबेदार मेजर ने मकान का एक जायजा लिया और करख्त आवाज में बोला, तुम इधर कितने लोग रहता है? बूढ़े कश्मीरी ने कहा, हम 2 मियाँ बीवी हैं, एक बेटा है, वो खेतों में काम करने गया हुआ है। मरट्टा फौजी अफसर ने इशारा किया। दोनों फौजी मकान में घुस गए। गुलमीर ने असद बट के कान में सरगोशी की, वो घर की तलाशी ले रहे हैं। जैनी को अम्मी ने गुस्ल खाने में छुपा दिया होगा। असद बट ने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, हम तो अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं। ऐसी वैसी कोई बात हुई तो इन 4 फौजियों की लाशें यहीं पड़ी होंगी। जैनी ने ये अक्लमंदी की थी कि तहखाने में खुश्क चारे की एक बोरी ले जाकर फेंक दी। जैनी गुस्ल खाने में थी। वो ये जाहिर कर रही थी कि वो नहा रही है। जैनी की माँ आंगन में एक तरफ सहमी हुई खड़ी थी। जैनी का बाप दोनों फौजियों के साथ अंदर तलाशी दिलवा रहा था। एक फौजी नीचे तहखाने में उतर गया। ऊपर खुले दरवाजे में से डूबते दिन की रोशनी नीचे आ रही थी। उसने तहखाने में चारे की बोरी को ठोकर मारी। ऊपर से गुलमीर के बाप ने कहा, इधर हम गाय के लिए चारा रखते हैं। मरट्टा फौजी ऊपर आ गया। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। वो गुलमीर के बाप के साथ बाहर आंगन में आ गए। सूबेदार मेजर ने पूछा, कुछ मिला? बोला, नो सर, अंदर कोई नहीं है। तब मरहटा फौजी अफसर बूढ़े कश्मीरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो उसके करीब चलकर आया और हाकिमाना लहजे में बोला, हमें खबर मिली है तुम्हारे यहाँ बागी लोग आकर जमा होते हैं। गुलमीर के बूढ़े बाप ने कहा, जनाब, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है, हमारा किसी बागी से कोई ताल्लुक नहीं। मरहटा सूबेदार मेजर ने मकान पर एक तायराना निगाह डालते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? गुलमीर की माँ ने जल्दी से कहा, वो भी अपने भाई के साथ खेतों में काम करने गई है। मरहटा फौजी अफसर पर इस जुमले का कोई असर न हुआ। उसने अपने लांस नायक को हुक्म दिया, सामने गुस्ल खाने का दरवाजा तोड़ डालो। उसी वक्त लांस नायक गुस्ल खाने की तरफ लपका और राइफल का बट मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जैनी सहमी हुई खड़ी थी। इसे साथ ले चलो, ये बूढ़ा लोग इस तरह बाकी लोग का नहीं बताएगा। लांस नायक ने जैनी को पकड़कर गुस्ल खाने से बाहर खींच लिया। गुलमीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका हलक कड़वा हो गया था। वो आहिस्ता से बोला, असद बट, वक्त आ गया है, तुम जानते हो तुम्हें जो करना है। असद बट के जवाब का इंतजार किए बगैर गुलमीर दरख्त के तने की खुफिया खो में से निकला और बिजली जैसी तेजी के साथ झाड़ियों में घुस गया।
असद बट भी उसके पीछे वहां से निकला। मराठा फौजी जैनी को घसीटते हुए सहन से बाहर ले जा रहे थे। जैनी की बूढ़ी माँ और बाप दोनों सूबेदार मेजर से रहम की भीख मांग रहे थे, मगर हिंदू फौजी उन्हें अपनी जबान में गालियां बक रहा था। एक बार जैनी की माँ अपनी बेटी की चीखो पुकार पर आगे बढ़ी तो सूबेदार ने उसे गर्दन से पकड़कर पीछे फर्श पर फेंक दिया और उस पर अपनी राइफल तान कर फायर करने ही वाला था कि पिस्तौल का फायर हुआ और सूबेदार मेजर अपनी जगह पर साकित सा हो गया। फिर उसके मुंह से खून उबल पड़ा, राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी और वो मुंह के बल सहन के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। यह पिस्तौल का फायर कमांडो गुलमीर ने किया था, जो पीछे से होकर मकान की ढलानी छत पर पहुंच चुका था। अपने कमांडर को गिरते हुए देखकर दूसरे मराठा फौजी ने राइफल से हवाई फायर किया और बाहर की तरफ दौड़ा। अभी वो सहन से बाहर ही निकला था कि सामने से पिस्तौल का एक और फायर हुआ और ये फौजी भी गिर पड़ा। असद बट की गोली उसके दिल को चीरती हुई निकल गई थी। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इन दोनों तरबियत याफ्ता कश्मीरी कमांडोज का निशाना खता जाता। जीप के पास जो फौजी पहरा दे रहा था, फायरिंग की आवाज सुनकर उसने भी राइफल तान ली और सहन की तरफ दौड़ा। तीसरे फौजी ने चिल्लाकर कहा, कश्मीरी कमांडो हैं। जैनी, उसकी माँ और बाप ने जब ये मंजर देखा तो वो मकान के एक कमरे में घुस गए। उन्हें मालूम था कि ये काम सिवाय उनके बेटे गुलमीर और असद बट के और कोई नहीं कर सकता। दोनों हिंदू फौजी अपने अफसर की लाश की तरफ लपके। एक जमीन पर राइफल लिए पोजीशन बनाकर औंधा लेट गया। दूसरे ने चीख कर कहा, मेजर साहब मर गए हैं, लांस नाइक पवार भी मर गया है। अब दोनों दौड़कर जीप की तरफ बढ़े। गुलमीर मकान की छत पर उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। जो ही दोनों फौजी जीप के करीब आए तो वो गुलमीर की जद में थे। उस बहादुर कश्मीरी कमांडो ने पहले एक को निशाने में लेकर फायर किया और उसके साथ दूसरे पर फायर कर दिया। दोनों वहीं ढेर हो गए। असद बट गुसल खाने की दीवार के पीछे से निकल आया। गुलमीर ने भी मकान की छत से सहन में छलांग लगा दी। उसके बूढ़े माँ बाप और जैनी कमरे में सहमे हुए थे। गुलमीर ने असद बट से कहा, सबसे पहले इन लाशों को ठिकाने लगाना है। गुलमीर ने कमरे में जाकर अपने वालिद से कश्मीरी में कहा, अब्बा तुम सबको लेकर गाँव चले जाओ, अभी मैं वहाँ आ जाऊंगा, जल्दी करो। माँ ने कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुलमीर ने माँ को मुखातिब करते हुए कहा, माँ जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे खून का एक एक कतरा आजादी कश्मीर के लिए वक्फ है, तुम देर न करो। जैनी तुम अम्मी अब्बा का ख्याल रखना। जैनी ने गर्दन बुलंद करते हुए कहा, ठीक है भाईजान, तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। जैनी जल्दी जल्दी जरूरी सामान को एक जगह जमा करने लगी। गुलमीर और असद बट ने चारों भारतीय फौजियों की लाशों को जीप में डालकर ऊपर एक पुराना लिहाफ डाल दिया और वो जीप को स्टार्ट करके गुलमर्ग जाने वाली सड़क के साथ साथ नीचे कच्चे रास्ते पर झाड़ियों की ओट में रहते हुए आगे बढ़े। वो जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। जीप कच्चे रास्ते पर तेजी से भागी जा रही थी। ये फौजी जीप थी जिसमें सिविलियन सवार थे। उन्हें ये भी खतरा था कि सामने से कोई दूसरी भारतीय फौजी जीप या ट्रक ना आ जाए। गुलमीर खुद जीप चला रहा था। असद बट बार बार पीछे देख लेता। एक जगह चनार के दरख्तों का झुंड था। यहाँ से कच्चा रास्ता बाएं तरफ पहाड़ी ढलानों की तरफ निकलता था, जहाँ आगे दरियाए जेहलम बह रहा था। वो उस मकाम की तरफ जा रहे थे। अब दिन ढलने लगा था। सूरज गुलमर्ग की पहाड़ियों के पीछे झुक गया था और वादी में हल्का हल्का अंधेरा उतर आया था। गुलमीर जीप को एक जगह से घुमाकर एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे ले आया। नीचे 100-150 फुट की गहराई में दरिया तेजी से बह रहा था। गुलमीर और असद बट छलांगे लगाकर जीप से उतरे। फिर उन्होंने जीप को धकेल कर घाटी के किनारे तक पहुंचाया। जो ही जीप के अगले पहिए घाटी के किनारे से फिसले, उन्होंने हाथ छोड़ दिए। भारतीय फौजी जीप चारों भारतीय फौजियों की लाशों को लिए घाटी में लुढ़क गई। लुढ़कने के साथ ही जीप में से भारतीय फौजियों की लाशें निकलकर गिरने लगी। जहां लाशें गिरी थीं, वहीं जीप एक धमाके से टकराई और शोला बुलंद हुआ और फिर शोलों में भड़कती हुई फौजी जीप दरिया में उतर गई। गुलमीर और असद बट खाई की दूसरी जानिब उतरकर पथरीले पहाड़ी रास्ते से वापस अपने मकान की तरफ चल पड़े। पिस्तौल उनकी जेब में थे। उनका रुख अपने घर की तरफ था। घर खाली पड़ा था। जैनी अपने माँ बाप को लेकर घर से गाँव की तरफ जा चुकी थी। वहाँ सिर्फ चारपाइयाँ और खाली बर्तन ही पड़े थे। गुलमीर तेजी से तहखाने में गया। वर्दी उठाकर नीचे से वो कागज निकाला जिस पर काजी कुंड की पहाड़ी सड़क का नक्शा था। नक्शा जेब में डालकर वो सहन में आ गया, जहां असद बट जमीन पर बिखरे हुए भारतीय फौजियों के खून पर मिट्टी डाल रहा था। उन्होंने खून के धब्बों को पांव से रगड़ कर मिटा दिया। असद बट बोला, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुलमीर ने अपने खाली मकान पर एक हसरत भरी निगाह डाली और असद बट से कहा, असद, अभी न जाने कितने कश्मीरी घरानों के आंगन वीरान होंगे। असद बट ने जवाब दिया, बल्कि ये कहूँ कि अभी न जाने कितने घरों के आंगनों को हमें दुश्मन के खून से सैराब करना होगा। आओ अब चलें। हो सकता है दुश्मन अपने साथियों की तलाश में इधर आ जाए। वो ढलान पर तेजी से उतरने लगे और फिर पहाड़ी नाले को पार करके सामने मकई के खेतों में गायब हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।